Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. This is lecture number 5 from chapter number 2, Spermatogenesis, Developmental Biology for BS Zoology and MS Zoology students. डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एंड किया था पीजीसीज के ऊपर. आज हम देखेंगे कि जो पीजीसीज हैं उनके अंदर किस तरह से ये रिडक्शनल डिवीजन होगी और इसकी ज़रूरत क्यों होती है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपने ऑलरेडी मिस कर दी हैं, यानी कि आपने एमडी गेट के एमसीक्यूज़ या एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको यहाँ पर इंशाल्लाह डिटेल में समझाए जाएंगे. ओके, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात कर लें पीजीसीज के बारे में, तो जो पीजीसीज थे वो कहाँ पे पहुँच चुके थे? पीजीसीज पहुँच चुके थे गोनेड्स के अंदर. ठीक है, जो डेवलपिंग गोनेड्स थे वहाँ पर पीजीसीज पहुँच चुके थे, फीमेल्स एंड मेल डेवलपिंग गोनेड्स के अंदर. अब वहाँ पर जब पीजीसीज पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद डियर फ्रेंड्स ये जो पीजीसीज होंगे ये माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू कर देंगे. माइटोटिकली का मतलब कि ये माइटोसिस से डिवाइड करेंगे. माइटोसिस से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएंगे? वहाँ पर बहुत सारे प्रीकर्सर्स ऑफ द जर्म सेल्स बन जाएंगे. जब ये माइटोसिस से डिवाइड होंगे तो क्या बन जाएंगे? बहुत सारे प्रीकर्सर्स ऑफ द जर्म सेल्स. ठीक है, जर्म सेल्स का मतलब एग सेल या फिर स्पर्म सेल्स, प्रीकर्सर बन जाएंगे. ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ जर्म सेल. अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा डियर फ्रेंड्स? उसके बाद अब मियोसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डियर फ्रेंड्स, इसकी एक रीज़न है. सपोज डैट फ़र्ज़ करें अगर मियोसिस नहीं होती तो क्या होता है कि एक जर्म सेल मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है, या एक मेरे पास पीजीसीज जिसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 हैं. ठीक है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 हैं. एक स्पर्म सेल है और दूसरा फिर एक और सेल है जिसके अंदर एग सेल, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ जो क्रोमोसोम है वो भी 46 है. ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारी जो स्पीशी है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में कितने क्रोमोसोम्स बन जाएंगे? फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनेगा 92 क्रोमोसोम. यानी कि आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें कितने क्रोमोसोम है? 92 क्रोमोसोम. अगर ये जो आने वाला ऑफ स्प्रिंग है उसमें 92 क्रोमोसोम है तो वो दोबारा फर्टिलाइजेशन होती है तो 46 क्रोमोसोम फिर मजीद ऐड हो जाएंगे. 46 क्रोमोसोम मजीद ऐड होंगे तो डियर फ्रेंड्स कहाँ पर जाएगा? ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास डियर फ्रेंड्स आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे 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 ये आगे के जानिब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूसली क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. एक तो ये रीज़न होगी. फिर नेचर ने सोचा कि ये बात ठीक नहीं है कि अगली जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का इंक्रीज होना. और दूसरी रीज़न कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कोई ऐसा आपके पास जाइगोट जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल हैं जैसा कि ये, तो वो क्रोमोसोम्स पहली बात सर्वाइव करता ही नहीं है. वो क्या हो जाता है? वो डेड हो जाता है. समझ में आ गई बात? यानी कि उसकी जो डेवलपमेंटल फेज है वो होता ही नहीं है. सपोज दैट ह्यूमन के अंदर के 46 क्रोमोसोम्स हैं, सम टाइम 45 हो जाते हैं एन्यूप्लाइडी की वजह से, या 47 हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं. तो डियर फ्रेंड्स उस वक्त अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले जो जाइगोट होते हैं वो उनके चांसेस बहुत कम होते हैं सर्वाइवल के. समझ आ गई बात? तो उनकी डेवलपमेंट होती नहीं है. तो इसी वजह से क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स जो पीजीसीज हैं उनके अंदर माइटोसिस की डिवीजन की वजह से कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस होती है. क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं. इसी वजह से हम इसके एक और नाम भी देते हैं, हम कहते हैं दिस वन इज़ नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन. और इसी वजह से नेचर ने डिसाइड किया कि अब जो जर्म सेल्स हैं, जो हमारे पास एग सेल या स्पर्म सेल्स बनेंगे, वो कहाँ से बनेंगे? वो प्रीकर्सर से ही बनेंगे, लेकिन कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस होगी. ये हो गया हमारा छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट द मियोसिस कि मियोसिस की ज़रूरत क्यों होती है. अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, मियोसिस में कितनी डिवीजन्स होती हैं. अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में ना बेसिकली दो डिवीजन्स होती हैं. पहले तो डिवीजन समझ लें. एक होगी डियर फ्रेंड्स मियोसिस वन और दूसरी होती है मियोसिस टू. मियोसिस वन एंड मियोसिस टू होती है. अगर मैं मियोसिस वन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज हमारे पास समझने वाला है यहाँ पर वो मियोसिस वन ही है. मियोसिस वन की अगर हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स मियोसिस वन में मजीद दो डिवीजन्स आएंगी. दो डिवीजन्स होती हैं. अब वो दो डिवीजन्स कौन सी हैं? एक तो मेरे पास आ जाएगी कैरियोकाइनेसिस. फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस. और सेकंड जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी? साइटोकाइनेसिस. पहली कौन सी होगी? कैरियोकाइनेसिस वन, क्योंकि मियोसिस वन है तो मैं कहूँगा कैरियोकाइनेसिस वन. और दूसरा मियोसिस टू होगी तो वो वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस टू. और मियोसिस वन है तो साइटोकाइनेसिस भी क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी. समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब साइटोकाइनेसिस वन आ गई. तो डियर फ्रेंड्स ये जो कैरियोकाइनेसिस वन है ये मजीद चार स्टेजेस में डिवाइड हो जाएगा. प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन. तो हम यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मियोसिस वन का एक स्टेज डिस्कस करेंगे, डैट इज़ द प्रोफेज वन. कौन सा? हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज वन को, क्योंकि ये सबसे मेन फेज है, जो इम्पोर्टेंट फेज है वो प्रोफेज वन ही होता है. इज डैट क्लियर? लेकिन अब हम दूसरी बात कर लेते हैं.
तो डियर फ्रेंड्स मियोसिस होगी, दो डिवीजन होंगी, मियोसिस वन, दूसरी डिवीजन होगी मियोसिस टू, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको मैं कहूँगा कि ये मेरे पास एक इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे रहेंगे। तो पहले मैं आपको एक जनरल सा लेके मियोसिस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम ज़रा डिवीजन की तरफ जाएंगे। सपोज डैट मेरे पास दिस वन इज अ सेल, और माय डियर फ्रेंड्स फर्ज कर लें कि इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब मियोसिस वन होगी, मियोसिस वन के नतीजे में एक सेल से कितने सेल्स बन जाएंगे, 2 सेल्स बन जाएंगे। कितने सेल्स बनेंगे, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। अब जब 2 सेल बनेंगे तो हर एक सेल में कितने कितने क्रोमोसोम आएंगे, 2 2 आ जाएंगे। तो मैं इसको नाम दूंगा मियोसिस वन। क्यों, क्योंकि इसमें मियोसिस वन के नतीजे में क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, रिड्यूस्ड हो गए, तो हम इसको कहेंगे मियोसिस वन। जब मियोसिस टू होगी, मियोसिस टू के नतीजे में ये वाला जो सेल्स होंगे ये अगेन डिवाइड होंगे। ठीक है, इस सेल से भी 2 सेल बनेंगे, इस सेल से भी 2 सेल्स बनेंगे, इससे बनेंगे तो बेटा इधर भी 2 क्रोमोसोम, इधर भी 2 क्रोमोसोम, इस सेल से बनेंगे तो बेटा इधर भी 2 क्रोमोसोम, और दूसरी साइड पे भी कितने जाएंगे, 2 क्रोमोसोम चले जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बने, 4 डॉटर सेल बने, और हर एक डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर 4 क्रोमोसोम थे, इधर 2 आगे, इधर 2 आगे, लेकिन जब ये वाले डिवाइड हुआ तो 2 2 कैसे गए। इसका भी आंसर है। इसका आंसर ये होता है कि अब ये जो क्रोमोसोम थे इसके अंदर 4, डियर फ्रेंड्स, वो कुछ इस शेप के अंदर थे। ये एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के 2 आर्म होते हैं, एक होता है पी आर्म और दूसरा होता है क्यू आर्म। ठीक है, एक होता है पी आर्म और दूसरा होता है क्यू आर्म। अब पी आर्म और क्यू आर्म क्या होते हैं, पी आर्म का मतलब पिटाइट आर्म, पिटाइट आर्म का मतलब जो क्रोमोसोम का छोटा आर्म होगा। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला एरिया होगा ना, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं जिसको आप क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर का। क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर का। यानी कि वो जो सेंट्रोमेयर वाला एरिया है ये वाला, इसके ऊपर वाली साइड में देखें तो ये जो आर्म है ये छोटा सा है, तो इसको क्या कहूँगा, पी आर्म। और नीचे वाला जो आर्म है वो लंबा है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, क्यू आर्म का नाम दे दूंगा। तो एक क्रोमोसोम में 2 आर्म, पी आर्म और क्यू आर्म। अब मजीद क्या होगा, मजीद यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये होगा कि जब ये जो सेल्स हैं, जर्म सेल्स बनने हैं, प्रिकर्सर्स ऑफ जर्म सेल्स हैं, ये मियोसिस में जाने से पहले कहाँ पर जाएंगे, दे विल हैव टू इंटर इनटू द इंटरफेस। उन्हें कहाँ पे जाना पड़ेगा, उन्हें मियोसिस में जाने से पहले इंटरफेस में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जाके ये क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, जब ये इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस में जाते ही ये जो पी आर्म होगा इसकी कॉपी यहाँ पर बन जाएगी, यानी कि एक पैरेलल क्रोमाटिड बन जाएगा। पी आर्म के बिल्कुल पैरेलल एक और क्रोमाटिड बनेगा जो कि हूबहू पी आर्म की तरह का होगा। इसी तरह से जो क्यू आर्म होगा, क्यू आर्म के बिल्कुल पैरेलल एक और क्रोमाटिड बन जाएगा जो बिल्कुल किस तरह का होगा, जो कि क्यू आर्म की तरह का ही होगा। तो पहले स्टेज में क्या होगा, 4 क्रोमोसोम थे इस तरह से, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, और ये आ गया चौथा। ठीक है, ये 4 क्रोमोसोम। तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इधर चले गए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आ गए इधर। जब मियोसिस टू हुई, मियोसिस टू के नतीजे में ये वाले जो आर्म्स हैं, यानी कि एक ऐसे है ये वाला और दूसरा आर्म ऐसे उसके साथ अटैच है, ये आर्म्स एक ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे अटैच है, ये सेपरेट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम अब ये वाला दिखेगा, ये वाला। अब मैं भी आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों शेप्स में से क्रोमोसोम की शेप है कौन सी, क्या क्रोमोसोम की शेप ये होती है या क्रोमोसोम की शेप ये होती है। दोनों क्रोमोसोम्स की शेप ही है, ये भी क्रोमोसोम की शेप है, लेकिन ये उस वक्त होगी जब मियोसिस टू हो चुकी होगी, उस वक्त सेल्स के अंदर क्रोमोसोम इस शेप में होंगे, या ये उस वक्त होगी जब सेल के अंदर इंटरफेस अभी हुई नहीं होगी, उस वक्त ये क्रोमोसोम की शेप होगी। जब इंटरफेस हो जाएगा तो क्रोमोसोम की जो शेप है वो यहाँ से इसमें आ जाएगी, क्योंकि अब आइडेंटिकल कॉपीज बन चुकी होंगी, जिसको हम नाम देंगे सिस्टर क्रोमाटिड्स का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास आ गया ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मियोसिस के बारे में, एक सेल से 4 सेल्स का बनना। तो पहले स्टेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग हो गए, 2 इधर 2 इधर, और दूसरे स्टेज में जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये जो करीब करीब वाले हैं, ये अलग हो गए, जिसके नतीजे में 2 इधर। ठीक है, ये वाला ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, इसी तरह से इसका ये वाला इधर चला गया और इसका ये वाला इधर चला गया, फिर ये वाला इधर आ गया डियर फ्रेंड्स, ये वाला इधर चला गया, ये इधर और ये इधर आ गया, इस तरह से। अब हम बात करते हैं फाइनली किसके बारे में, प्रोफेज वन के बारे में। अगर हम मियोसिस के प्रोफेज वन की बात करते हैं तो मियोसिस का जो प्रोफेज वन है ये मजीद कुछ स्टेजेस में डिवाइड होता है। अब कौन कौन से वो स्टेजेस हैं जिसमें ये डिवाइड होगा, उनमें से पहला जो स्टेज है डेट्स नेम इज हम उसको नाम देंगे, हम कहेंगे लिप्टोटीन का। क्या नाम देंगे, लिप्टोटीन। तो यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग देखते हैं, लिप्टोटीन में क्या होगा, लिप्टोटीन, लिप्टोटीन।
डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला जो काम होने वाला है, आपको यहाँ पर ना चंद एक पॉइंट्स याद रखने हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक पॉइंट याद कर लें, एंड द पॉइंट नेम इज कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या है? आपको एक पॉइंट तैयार करना है, और वो पॉइंट क्या है? पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगी, कंपैक्शन होगी। किस चीज़ की? आपने कहना है कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की जो कंपैक्शन है वो कहाँ पर होगी? वो आपने कहना है लिप्टोटीन में क्रोमोसोम्स की कंपैक्शन हो जाएगी। अच्छा जी। दूसरी बात, यहाँ पर एनसीईआरटी की एक लाइन है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं? लिप्टोटीन में। तो आपने कहना है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होंगे वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे लिप्टोटीन के अंदर। अब इसका मतलब क्या? डियर फ्रेंड्स, जो लफ्ज़ लिप्टोटीन है ये असल में एक ग्रीक वर्ड से निकला है, और उस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है थिन थ्रेड। क्या मतलब होता है? डेट्स नेम इज थिन थ्रेड, यानी कि बहुत बारीक से धागे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लिप्टोटिन का लफ्ज़ एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है थिन थ्रेड, बहुत पतले से धागे, जिसको जो कि कंपैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिसका नतीजे में क्रोमोसोम बन जाएगा, और लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से आप ये सारा मंजर देख पाएंगे। लिप्टोटिन में समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। अब चूंकि लिप्टोटिन जो स्टेज है वो प्रोफेज वन का है, प्रोफेज वन स्टेज है मियोसिस वन का, और मियोसिस वन हिस्सा है मियोसिस का। और मैंने कहा था कि प्रिकर्सर ऑफ जर्म सेल्स को मियोसिस में इंटर होने से पहले कहाँ पर जाना पड़ेगा? दे विल हैव टू द इंटरफेज। तो उन्हें इंटरफेज में जाना पड़ेगा। इंटरफेज में जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर इंटरफेज में जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो ऑलरेडी हो चुकी होगी, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन इंटरफेस के दूसरा फेज, जिसको हम एस फेज कहते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके नतीजे में अब जो क्रोमोसोम्स होंगे उनके पास सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे। क्या होंगे? सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे। क्या होंगे? अगेन सिस्टर क्रोमाटिड्स डियर फ्रेंड्स होंगे। और डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिप्टोटीन में आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। सपोज डेट मैं आपको बताता हूँ डियर फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी के अंदर? 46 होते हैं। ठीक है, सॉरी बॉडी के अंदर नहीं, हमारे पास जो सेल्स होते हैं, सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46 होते हैं। तो जैसे लेप्टोटिन स्टार्ट होगी, लेप्टोटिन के स्टार्ट होते ही देखिए हमने कहा था कि जो प्रोफेस होता है माइटोसिस का, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटा, वैसे का वैसा ही है। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा कि क्या हुआ कि जैसे ही लेप्टोटिन स्टार्ट हुआ, लेप्टोटिन के स्टार्ट होते ही जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होंगे, सपोज डैट कि बेटा हम यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं, मैं सिर्फ 4 बना लेता हूँ, बाकी प्रोसेस आप खुद समझ आइएगा। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम आ गया, ये वाला, दिस वन इज़ अ वन क्रोमोसोम, क्योंकि वो इंटरफेस से गुजर चुके हैं, डीएनए की एप्लीकेशन हो चुकी है, तो उसकी इस तरह से कॉपी बन चुकी है। राइट, एक क्रोमोसोम सेल के अंदर और होगा जो हूबहू इसी की तरह का होगा, इसी की तरह का होगा, इसी की लेंथ का होगा। वो इसका क्या कहलाएगा? वो इसका कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर एक ये आ गया, ये देखें तीसरा, और ये कौन सा आ गया? ये आ गया हमारे पास चौथा क्रोमोसोम। तो टोटल कुल मिला के 4 क्रोमोसोम्स मैंने यहाँ पर आपको शो करवा दिए हैं। तो जैसे लेप्टोटिन स्टार्ट होगी, लेप्टोटिन के स्टार्ट होते ही देखो मैंने क्रोमाटिन नहीं बनाया। क्रोमाटिन क्या होता है? क्रोमाटिन इस तरह से बिखरा हुआ मटेरियल होता है। जब ये कंडेंस्ड होगा तो क्रोमाटिन के कंडेंस्ड होते ही, अगेन कह रहा हूँ बेटा, जो क्रोमाटिन है ये कंडेंस्ड होगा। क्रोमाटिन के कंडेंस्ड होते ही क्या बनेगा? हमारे पास क्रोमोसोम्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। तो पहला आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी, और होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे कि ग्रीन ग्रीन वाले ये एक दूसरे से मिलते हैं, ब्लैक ब्लैक वाले एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट होंगे। करीब नहीं आएंगे बल्कि करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर क्रोमोसोम्स के पास पैरेलल क्रोमाटिड्स मौजूद होंगे। हर क्रोमोसोम के पास क्या चीज़ मौजूद होगी? पैरेलल क्रोमाटिड्स। ठीक है, पैरेलल क्रोमाटिड्स इनके पास मौजूद होंगे। पैरेलल क्रोमाटिड्स का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? पैरेलल क्रोमाटिड्स का मतलब ये होता है कि ये देखें, ये हमारे पास आ गया एक आर्म या एक क्रोमाटिड, और ये आ गया दूसरा क्रोमाटिड, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड होते हैं ना, और वो दोनों अटैच होते हैं सेंट्रोमियर पे, जिसको मैंने पी और क्यू आर्म का नाम दे दिया। डियर फ्रेंड्स, क्यू आर्म लॉन्ग आर्म को कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं बिकॉज जो क्यू आर्म है, जो क्यू होता है वो ऑलरेडी पी के बाद में आता है। तो ठीक है, जो बाद में आता है वो बड़ा ही होता है, तो डैट्स वाई इसको क्यू को लॉन्ग साइड के लिए और पी को शॉर्ट साइड के लिए हम मेंशन करते हैं। ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये इंटरफेस में डीएनए की एप्लीकेशन हो चुकी है, तो डियर फ्रेंड्स ये इस तरह से यहाँ पर जेनेटिक मेकअप बन गया। इस क्रोमाटिड का हूबहू क्रोमाटिड यहाँ पे बन गया, इसका हूबहू क्रोमाटिड यहाँ पे बन गया, यानी कि जो जीन इसके ऊपर है वही जीन इसके ऊपर है, जो जीन इधर है वही जीन इसके ऊपर मौजूद है। तो क्रोमोसोम्स इस तरह से, अब देखें ये वाला जो क्यू वाला क्रोमाटिड है
वो उसका पैरेलल एक और क्रोमाटिड बन गया, पी वाले क्रोमाटिड के पैरेलल एक और क्रोमाटिड बन गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि हर क्रोमोसोम के क्रोमाटिड का पैरेलल क्रोमाटिड लेप्टोटेन में बन चुका होगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेज के बारे में। सेकंड जो स्टेज है दैट इज अ जाइगोटिन, उसका नेम क्या है? जाइगोटीन। तो अगर हम जाइगोटीन की बात करें तो जो जाइगोटीन है ये भी असल में एक ग्रीक वर्ड से ही निकला है और इसका मतलब होता है यॉक्ड थ्रेड। दैट्स मीन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है यॉक्ड थ्रेड। तो पहले तो आप ये समझ लें यॉक्ड थ्रेड होगा इसका मतलब। अब फिर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला नया? बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत कुछ नया होने वाला है। ये एनसीईआरटी में एमसीक्यूज बनता है कि लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो आप किस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? तो आपने कहना है कि डेट इज विजिबल बाय द, आप देख पाएंगे इनको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जाइगोटीन में। तो डियर फ्रेंड्स जो जाइगोटीन होगा, जाइगोटीन के अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस ने होना है और वो जो स्पेशल प्रोसेस होगा उस स्पेशल प्रोसेस का नेम होगा साइनेप्सिस। क्या नेम होगा? साइनेप्सिस। अगेन बोल रहा हूँ क्या होगा? साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस क्या होता है? ठीक है, साइनेप्सिस कहते हैं कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं वो भी बताते हैं आपको, लेकिन साइनेप्सिस को अगर आपको तारीफ करना है, डिफाइन करना चाहते हैं तो आपने सिंपल कहना है कि साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को आप क्या नाम दे देंगे? साइनेप्सिस का नाम दे देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज साइनेप्सिस? आपने कहना है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ओके। अब डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखिए होमो का मतलब होता है सात, ठीक है? होमोलोगस, होमोलोगस आपने ऑर्गन्स भी पढ़ रखे हैं। होमोलोगस का मतलब ये होता है कि डियर फ्रेंड्स जो कि आपके पास स्ट्रक्चरली सेम है लेकिन फंक्शनली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, फंक्शनली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी यही है कि स्ट्रक्चरली सेम है, फंक्शनली क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज दैट डियर फ्रेंड्स मैंने 4 क्रोमोसोम बनाए। अब इन 4 क्रोमोसोम में देखिए ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इसका होमोलोगस है क्योंकि ये इससे मिलता है। लेंथ के हिसाब से भी, जीन्स के हिसाब से भी देख लो तो भी मिलता है। तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी तरह ब्लैक वाले का होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ब्लैक वाले क्रोमोसोम के ऊपर हाइट वाला जीन है तो ये दूसरा जो ब्लैक वाला है इसके ऊपर भी हाइट वाला जीन मौजूद होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। समझ आ गई बात? तो हमने कहेंगे कि इस स्टेज के अंदर यही स्टेप होने वाला है जाइगोटीन के अंदर। यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि ये एक जैसे एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन मेम्ब्रेन को कुछ नहीं होगा, मेम्ब्रेन अभी भी इधर ही रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए ये ब्लैक वाले बना देते हैं, ये ब्लैक और ये ब्लैक इधर आ गया। फिर ये आ गया मेरे पास डियर फ्रेंड्स ग्रीन, और ये भी कौन सा आ गया? ग्रीन वाला आ गया। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर एक नई चीज़ है आपके लिए, और नई चीज़ क्या है? डेट इज अ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या चीज़ होती है? साइनेप्टो, क्योंकि नाम से बड़ी खतरनाक सी चीज़ लग रही है लेकिन खतरनाक चीज़ है नहीं, बहुत ईजी चीज़ है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब डियर फ्रेंड्स अगर क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उनको करीब रखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब करीब उनको क्यों रखना है वो आपको अगले स्टेज में समझ आएगा, लेकिन करीब रखने के लिए क्रोमोसोम्स को पकड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्या होगा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा। सपोज डैट ये मेरे पास आ गया डियर फ्रेंड्स एक क्रोमोसोम, ठीक है? अब ये एक और क्रोमोसोम आ गया जो कि कौन सा था? उसी का होमोलोगस था। अब डियर फ्रेंड्स इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में, यहाँ पर इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में यहाँ पर क्या करने वाले हैं? यहाँ पर एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन आ जाएगी। समझ में आई बात? यहाँ पर एक स्पेशल किस्म की क्या आ जाएगी? प्रोटीन आ जाएगी, और वो जो प्रोटीन होगी वो उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में क्या करके रखेगी? होल्ड करके रखेगी, पकड़ कर रखेगी, और हम उसको क्या नाम दे देंगे? हम उसको नाम दे देंगे दिस वन इज नोन एज साइनेप्टो। हम उसको क्या नाम दे देंगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दे देंगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का नाम दे देंगे। अब डियर फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ कि जो साइनेप्सिस है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम तो हो गई। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को देखने के लिए किस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है? आपने कहना बहुत सिंपल है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए हम इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप की मदद से डिस्कस कर सकते हैं। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डियर फ्रेंड बात कर लेते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बात कर लूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बाइवलेंट की। अब बाइवलेंट कैसे होता है डियर फ्रेंड्स? बात इतनी सी है कि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को साइनेप्सिस कहेंगे।
अब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स या ये जो जाइगोटीन है, इसका जो रिजल्ट होगा, इस स्टेज का जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट दो होंगे। एक तो रिजल्ट होगा बाइवेलेंट, और दूसरा जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम टेट्राड का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? टेट्राड का नाम दे देंगे। तो रिजल्ट ऑफ द जाइगोटीन इज बाइवेलेंट एंड टेट्राड। बाइवेलेंट और टेट्राड क्या होता है? देखें, जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ गए, दो एक जैसे क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ गए, हमने उसको क्या नाम दे दिया? हम कहेंगे यहाँ पर पेयरिंग होगी, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन गया, पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन गया, इसको हम क्या नाम दे देंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम दे देंगे। अब इसी को हम नाम देंगे बाइवेलेंट का नाम दे देंगे। बाइवेलेंट इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें डियर फ्रेंड्स कितने क्रोमोसोम हैं? एक पेयर में कितने क्रोमोसोम है? दो क्रोमोसोम है, तो हम इस वजह से इसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे कि ये हमारे पास बाइवेलेंट बन गया। अब अगर आप गौर से देखें तो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर चार क्रोमाटिड्स हैं, चार क्रोमाटिड, एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने क्रोमाटिड हैं? चार क्रोमाटिड। तो चार क्रोमाटिड हैं, इसी वजह से हम इसको क्या नाम दे देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज आल्सो नोन एज अ टेट्राइड। क्या नाम दे देंगे? टेट्राइड का नाम दे देंगे। तो बात कुछ इस तरह से है कि अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर 46, ह्यूमन के एक जो सेल है, सोमैटिक सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है उसमें? 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। और कितने पेयर बनते हैं? 23 होमोलोगस पेयर्स बनते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि ह्यूमन के अंदर कितने बाइवेलेंट होंगे, आपने कहना है भाई इसके अंदर 23 बाइवेलेंट होते हैं, क्योंकि 23 पेयर है। अगर मैं पूछता हूँ कितने टेट्राड है, आपने कहना है इसके अंदर 23 टेट्राड ही होंगे। समझ में आ गई बात? 23 बाइवेलेंट, 23 टेट्राड, 23 होमोलोगस पेयर। जर्म सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द हैप्लॉइड सेल। इन द हैप्लॉइड सेल की बात की है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम है। मैंने कहा नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन ह्यूमन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, मैं कहूँगा नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स इन द सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो सोमैटिक सेल में मैंने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की, और जब मैंने हैप्लॉइड सेल की बात की तो मैंने कहा वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के इक्वल होंगे, क्योंकि वहाँ पर 23 क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन मैंने स्टेटमेंट चेंज किया। एमसीक्यूज बनेगा एनसीईआरटी का एक अगेन फिर एमसीक्यूज। यहाँ से डियर फ्रेंड्स क्या बनने वाला है? एमसीक्यूज तो ये बनेगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर बाइवेलेंट और टेट्राड की बात करते हैं, तो इसको पहली बात कि टेट्राड बनते कहाँ पर हैं। आपने कहना है कि टेट्राड फॉर्मेशन, टेट्राड फॉर्म्स इन, टेट्राड फॉर्म्स इन जाइगोटीन। कहाँ पर बन रहे हैं? जाइगोटीन में क्या बन रहे हैं? टेट्राड बन रहे हैं। और इसको देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें डियर फ्रेंड्स ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वगैरह, इनको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेज है उसका नेम है पेकाइटीन। वहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो टेट्राड से रिलेटेड है, वो भी बताते हैं। पेकाइटीन, तो डियर फ्रेंड्स पेकाइटीन में क्या होने वाला है कि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे बताइए कि कहाँ पर, किस स्टेज में जो मेरे पास बेटा टेट्राड हैं वो कम्प्लीटली विजिबल हैं, तो आपने कहना है कि कम्प्लीटली जो विजिबल होते हैं, क्लियरली विजिबल हैं। ठीक है, क्लियरली विजिबल ऑफ टेट्राड, टेट्राड क्लियरली विजिबल इन पेकाइटीन। लेकिन विजिबल कहाँ पर होंगे? वो आपने कहना है कि डिप्लो जाइगोटीन में, सॉरी, कहाँ पर होंगे? जाइगोटीन। टेट्राड अगर लफ्ज़ आ जाता है क्लियरली विजिबल, तो आपने क्लियरली विजिबल के साथ हमेशा किसकी बात करनी है? आपने कहना है कि वो पेकाइटीन में होंगे, क्लियरली विजिबल इन पेकाइटीन के अंदर क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मज़ीद हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हमें पेकाइटीन के अंदर क्लियरली विजिबल चाहिए तो हमें माइक्रोस्कोप कौन सी चाहिए? नो डाउट हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है किस माइक्रोस्कोप की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो आपने कहना है कि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ने वाली है। और पेकाइटीन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है, ये भी एक ग्रीक लफ्ज़ से ही निकला है, और उस ग्रीक लफ्ज़ का मतलब होता है थिक थ्रेड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि थिक थ्रेड का मतलब कि यहाँ पर वो थ्रेड जो होंगे वो आपस में मिलते जाएंगे, मोटे होते चले जाएंगे, जिसके नतीजे में वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। समझ आ गई ना बात? यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या बनने वाली है डियर फ्रेंड्स? आपने कहना है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स यहाँ पे बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के लिए एक एनसीईआरटी में एमसीक्यू बनेगा, वो आपने याद रखना है कि यहाँ पर पूछा जाता है कि जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, ये पेकाइटीन में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है? आपने कहना है रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। कौन सा है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि एंड पे एज आ गया तो एज वैसे होता ही एंजाइम के लिए, तो आपने कहना रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। तो पेकाइटीन में डियर फ्रेंड्स क्या होगा? पेकाइटीन में वो काम होगा जिसके लिए हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को इकट्ठा किया था, एक दूसरे के करीब लाए थे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाया था। इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होंगे वो अपने सेगमेंट चेंज करेंगे, यानी कि समझाते हैं आपको। ये मेरे पास डियर फ्रेंड्स एक क्रोमोसोम और ये उसकी पैरेलल क्रोमाटिड आ गया, क्योंकि वो इंटरफेस से गुजर चुके हैं। ये अब टोटल एक क्रोमोसोम है। ये आ गया उसी के जैसा बिल्कुल दूसरा क्रोमोसोम, हूबहू वैसे कॉपी पेस्ट क्रोमोसोम। तो डियर फ्रेंड्स ये आ गया नंबर 1 क्रोमाटिड, 2, 3, 4। अब जो 1 है क्रोमाटिड नंबर 1 जो है, ये क्रोमाटिड नंबर 2 का कौन सा क्रोमाटिड कहलाएगा? सिस्टर क्रोमाटिड। कौन सा क्रोमाटिड है? सिस्टर क्रोमाटिड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोमाटिड नंबर 3, क्रोमाटिड नंबर 3 क्रोमाटिड 4 का क्या कहलाएगा? सिस्टर कहलाएगा। जो 1 है वो 2 का सिस्टर है, जो 3 है वो 4 का सिस्टर है। लेकिन अगर 1 3 की बात करें या 2 3 की बात करें, ये एक दूसरे के क्या होंगे? दीज आर नोन एज ए नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होंगे। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? तो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है पेकाइटिन में, दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड की होती है, वो यहाँ पर होने वाली है। तो क्रॉसिंग ओवर में होगा क्या, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। अब सेगमेंट्स एक्सचेंज क्यों करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर इस क्रोमोसोम के ऊपर एक हाइट वाला जीन मौजूद है। कौन सा? हाइट वाला जीन है, जो कि हाइट को कंट्रोल करता है। अगर तो कैपिटल एच आया तो हाइट लंबी होगी, अगर स्मॉल एच आया तो हाइट होगी छोटी। अब इसके ऊपर मौजूद था कैपिटल एच वाला, इसके ऊपर था कैपिटल एच वाला, ये था स्मॉल एच, ये था स्मॉल एच। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम मैटरनल होता है, दूसरा पैटर्नल होता है। एक फादर से आएगा, दूसरा मदर से आता है। तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए इस तरह से। लेकिन एक चीज़ आपने नहीं भूलनी, वो क्या? वो ये है कि इनके दरमियान अभी भी क्या चीज़ मौजूद है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मौजूद है, क्योंकि अगर वो मौजूद नहीं होता तो ये अभी तक क्या हो चुके होते? एक दूसरे से अलग हो चुके होते। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। अब देखिए इन्होंने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए यहाँ पर। जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे, उसको नाम देंगे क्रॉसिंग ओवर का, जो कि होंगे पेकाइटिन में, जिसके नतीजे में जो कॉम्बिनेशन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। पहले इसके ऊपर कैपिटल एच था, लेकिन अब इसका जो सेगमेंट है वो इधर चला गया, जिसके नतीजे में अब इस क्रोमोसोम के ऊपर कॉम्बिनेशन बन गया कैपिटल एच स्मॉल एच, यानी कि हाइट अभी भी डोमिनेंट है, ज़्यादा लंबा कद रहेगा। इसके ऊपर कौन सा बनेगा कॉम्बिनेशन? कैपिटल एच स्मॉल एच बन जाएगा। यानी कि पहले इसके ऊपर स्मॉल एच था, यानी कि ये जो क्रोमोसोम बेशक अगर ये फादर से आया था तो उसका जो हाइट थी मे बी हाइट कम वाला क्रोमोसोम था, या मदर से था तो उनमें हाइट कम वाला क्रोमोसोम था। लेकिन अब दोनों क्रोमोसोम जो हैं यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बाद उनमें जो जेनेटिक मेकअप है वो एक जैसा है, यानी कि दोनों का कोई भी क्रोमोसोम आगे चला जाए, दोनों में हाइट क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ठीक है, बड़ी हो जाएगी, लंबा कद हो जाएगा। तो पेकाइटिन में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर इसी वजह से होती है, ताकि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बन सकें। किस लिए? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस के लिए। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस के लिए क्या होती है? पेकाइटिन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये हमारे पास नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाएंगे, जिसके नतीजे में हम कहेंगे कि जो मियोसिस का अगला स्टेज है अब यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। इससे नेक्स्ट जो स्टेज है वो आपके पास कौन सा? दैट्स नेम इज आ डिप्लोटीन। इससे आगे वाले स्टेज का नाम क्या है? इससे आगे वाले स्टेज का नेम होगा डिप्लोटीन। अब हम जरा डिप्लोटीन की तरफ आते हैं। यहाँ से इस साइड से मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, होप सो डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ रही है। टॉपिक आपकी बुक के अंदर तो ये ज़्यादा उन्होंने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ये टॉपिक मिस कर दिया हो, या किसी तरह से किसी वजह से डिटेल में नहीं पढ़ पाए। तो उनके लिए ये आखिरी मौका है एमएससी लेवल पे कि वो अच्छे से पढ़ लें, या बीएस लेवल पे। ओके, चलें अब हम बात करते हैं अगले 2 स्टेजेस की, डिप्लोटीन की। तो डिप्लोटीन लफ्ज़ अगेन एक बार फिर वही लफ्ज़ रिपीट करेंगे। कहाँ से निकला होगा? ग्रीक लफ्ज़ से। ग्रीक्स ने काम ही बहुत किया है, तो ग्रीक वर्ड से ही निकला है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन का मतलब क्या होता है? डिप्लोटीन का मतलब होता है डबल थ्रेड्स। डिप्लोटीन का मतलब क्या है? डबल थ्रेड। तो एक पता चल गया हमें, इसका मतलब होगा डबल डबल थ्रेड्स, डबल थ्रेड्स, डबल थ्रेड्स। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डियर फ्रेंड्स, जो हमारे पास पीजीसी थे वो कहाँ पे पहुँच गए थे? डेवलपिंग गुनेट्स के अंदर चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे? डेवलपिंग गुनेट्स के अंदर चले गए थे, जिनको हमने जेनिटल रीजन्स का नाम दे दिया था। अब पीजीसीज वहाँ पे जाकर ना स्टे करेंगे, और तब तक स्टे करेंगे, यानी कि अगर मेल है या फीमेल है, सपोज दैट हम फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल में वो पीजीसीज किधर चले जाएंगे? ओवरी में चले जाएंगे, और वहाँ पर जाके वो स्टे करेंगे तकरीबन 14 से 15 साल के लिए। तब तक स्टे करेंगे जब तक वो पुबर्टी की हालत में नहीं आती, और जब वो पुबर्टी की हालत में आ जाएंगी देन अगेन वहाँ पर वो सेल्स मियोसिस करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि ह्यूमन के अंदर जो एग सेल्स हैं वो किस स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं, आपने कहना डिप्लोटीन में। सही है?
तो एग सेल के जो प्रिकर्सर्स हैं, एग सेल बनने हैं ना ओवरी के अंदर, तो एग सेल के जो प्रिकर्सर्स हैं, प्रिकर्सर्स वो कहाँ पर अरेस्ट हो जाते हैं? इन ह्यूमन की बात करें, अरेस्ट इन द डिप्लोटीन। किस स्टेज में अरेस्ट हो गए? वो डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाएंगे। कितने सालों के लिए? 14 से 15 सालों के लिए, तब तक जब तक वो मेच्योर या पुबर्टी की हालत में नहीं होती, फिर वो मजीद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए विच वन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस, तो आपने कहना है वो डिप्लोटीन है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस कौन सा है? डिप्लोटीन है। लेकिन अगर वहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ प्रोफेज 1 का, तो फिर आपने डिप्लोटीन को नहीं लगाना, फिर आप जाएंगे प्रोफेज 1 की जानब। वैसे कौन सा होता है? डिप्लोटीन होता है। डिप्लोटीन में होगा क्या डियर फ्रेंड्स? डिप्लोटीन के अंदर ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसका डायसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा ये हमारे पास ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ मेरे पास इस तरह से क्रोमोसोम्स थे, ये वाला क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के मकसद के लिए उनको करीब लाया गया था। अब क्रॉसिंग ओवर चूंकि हो चुकी है, तो अब इसका डिज़ोल्व होना बनता ही है, ताकि एक दूसरे से क्या हो सके? अलग हो जाए। तो ये इस तरह से डियर फ्रेंड्स तो डिज़ोल्व होना इस तरह से शुरू हो जाएगा। जब ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स के एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे हमें मेल और फीमेल के अंदर, ये किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे? ये हमें डेटा मिलेंगे लैंप ब्रश की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? लैंप ब्रश की फॉर्म के अंदर मिलेंगे, यानी कि काफ़ी बड़े क्रोमोसोम्स की फॉर्म के अंदर ये हमें देखने को मिलेंगे। हम उसको लैंप ब्रश का नाम देते हैं। जब ये डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, हम उसको नाम दे देंगे डिप्लोटीन का, जिसके नतीजे में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा, क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो डिजोल्व हो गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होते ही जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें एक दूसरे से क्या होना है? अलग होना है। लेकिन सिर्फ एक जगह पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वो आपस में मिले हुए होंगे, और वो जो पॉइंट होगा जहां पर वो आपस में अभी भी मिले हुए होंगे, उन पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? हम देंगे दिस वन इज नोन एज अ चेज मेटा। केज मेटा क्या नाम दे देंगे? चेज मेटा या केज मेटा। क्या नाम दे देंगे? केज मेटा या चेज मेटा का नाम दे देंगे, जहां पर वो अभी भी आपस में अटैच होंगे। दिस पॉइंट इज नोन एज अ चेज मेटा और केज मेटा। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगा? ये प्रोसेस होगा डियर फ्रेंड्स डिप्लोटीन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एक आखिरी स्टेज के बारे में, और वो हमारे पास है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस में क्या होता है डियर फ्रेंड्स? अगर हम डायकाइनेसिस की बात करें तो इसका मतलब होता है मूविंग अपार्ट। डायकाइनेसिस मींस मूविंग अपार्ट। डायकाइनेसिस मींस मूविंग अपार्ट, एक दूसरे से किधर जाना? दूर भाग जाना। अब यहाँ पर होगा क्या? क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो टर्मिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इस स्टेज के अंदर जो मेन स्टेप होने वाला है वो है टर्मिनेशन ऑफ केज मेटा, यानी कि डायकाइनेसिस के अंदर जो मेन काम की चीज़ होगी होगी यहाँ पर, वो आप क्या कहोगे? टर्मिनेशन ऑफ केज मेटा। टर्मिनेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केज मेटा कहाँ पर होगा? डायकाइनेसिस के अंदर, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स आपको एक क्रॉस की तरह का क्रोमोसोम मिलेगा, जिसको हमने लैम्ब्रश का नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो टर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये है कि डियर फ्रेंड्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से इस तरह से अलग होते तो जाएंगे, लेकिन एक स्टेज आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आखिर पे अभी भी टर्मिनेट एंड वाला जो पॉइंट होगा वहां पर वो अटैच होंगे, और उनका क्या होना है? वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक आखिरी पॉइंट बचा है जहां पर क्रोमोसोम्स क्या है? एट द टिप ऑफ द क्रोमाटिड्स अभी भी ज्वाइंस हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चेंजेस यहाँ पर होने वाली हैं? यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक चेंजेस आएगी हमारे पास, वो ये है कि जिस तरह से हमने कहा था कि माइटोसिस के अंदर जो प्रोफेज 1 है तो सेंट्रोसोम एक दूसरे को ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके अंदर और क्या होगा? जो सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स मूव्स अपार्ट। सेंट्रोसोम्स मूव्स अपार्ट, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स इसी स्टेज के अंदर जो न्यूक्लियोलस है अब वो डिसअपेयर होगा। न्यूक्लियोलर क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई। और एक आखिरी चीज़ और हम कहेंगे यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास जो प्रोफेज 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाफेज 1। डियर फ्रेंड्स, मेटाफेज 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लास्ट चीज़ लिप्टोटीन में से बता दूं। अगर हम लिप्टोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आखिरी टर्म जो आपको बता दें, दैट इज़ अ इट ई ट्रेडर एबिविलेंट। क्या मैंने कहा कि ई ट्रेडर एबिविलेंट।
ट्रेडर एबिविलेंट, जिसको हमने बाइविलेंट ने पढ़ा था ना, वही है चीज़। ई ट्रेडर ए बाइविलेंट पढ़ लें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। अब ये होता क्या है डियर फ्रेंड्स, हमने कहा था कि हमारे पास जो क्रोमाटिड्स होते हैं, जो सेम एक तरह के क्रोमाटिड्स होंगे जिसको हमने नाम दिया था होमोलोगस का, और वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे इस तरह से। जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उनके करीब आने से क्या होता है, उनके बीच में यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन बन जाती है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ई ट्रेडर एबिविलेंट की, तो ये असल में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। ये होता क्या, आपने कहना है कि जो क्रोमाटिड्स होंगे और साथ में ये जो आपके पास साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया, क्रोमाटिड्स प्लस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनको जब आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो आप इसको क्या का नाम दे देंगे, आप कहेंगे दिस वन इज़ नोन एज अ ई ट्रेडर एबिविलेंट का नाम दे देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अगला फेस, और अगला फेस हमारा कौन सा है, हमारा अगला नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। और क्योंकि हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो हमारा पास आएगा मेटाफेज 1। अब डियर फ्रेंड्स, इसका जो मेटाफेज 1 होगा वो माइटोसिस से डिफरेंट रहने वाला है। डिफरेंट कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हमने कहा था कि जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, क्योंकि वो सेम इक्वेटोरियल डिवीजन होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, प्लेन डिवीजन भी उसको बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मियोसिस का जिक्र होता है तो मियोसिस में हम ऐसा कुछ भी नहीं कहते। मियोसिस वाले केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेटाफेज होगा ना, मेटाफेज जिसको 1 का नाम देते हैं, उस मेटाफेज 1 में माइटोसिस की तरह सिस्टर क्रोमाटिड्स की सेपरेशन कभी भी नहीं होगी। और दूसरी चीज़, अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है, इक्वेटर रीजन में जो प्लेट बनती है जिसको आप मेटाफेज प्लेट कहते हैं, वो मेटाफेज प्लेट जो होती है डियर फ्रेंड्स, वो एक बनती है माइटोसिस में। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास मेटाफेज प्लेट बनेंगी वो 2 बनेंगी। दोबारा से रिपीट करता हूँ, माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट 1 बनेगी, लेकिन यहाँ पर मियोसिस में मेटाफेज प्लेट 2 बनेगी। अब 2 बनेंगी कैसे वो समझिए पहले तो। डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज सपोज डैट, ये आपका वो वाला सेल आ गया जिसके अंदर हम क्रोमोसोम्स वगैरह को स्टडी कर रहे थे। अब हमने लास्ट टाइम कहा कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, सेम क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा कि डियर फ्रेंड्स, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो टूट गया और क्रोमोसोम्स कहाँ पर आ गए, साइटोप्लाज्म में आ गए। जब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जिसको आपने नाम क्या दे दिया था, जिसको आपने नाम दिया था साइनेप्सिस का। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं डियर फ्रेंड्स, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाएंगे इस तरह से। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो गए, दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द सेंटर ऑफ अ सेल, सेल के सेंटर में लाइन अप हो चुके हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ना उसकी फेज की, क्या नाम है, मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस, वहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक लाइन में आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 6 क्रोमोसोम है तो 3 एक साइड पर हैं, 3 उसकी दूसरी साइड पर हैं, यानी कि ये एक प्लेट बन गई और ये बन गई आपके पास दूसरी प्लेट। तो कुल मिला के कितनी प्लेट्स बनी, 2 प्लेट्स बन गई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर माइटोसिस जो है एक प्लेट बनेगी, लेकिन अगर मेटाफेज 1 की बात करें तो वहाँ पर हमने कहना है कि हमारे पास बनेगी 2 बनने वाली हैं, 2 मेटाफेज प्लेट। क्या बनेंगी, 2 मेटाफेज प्लेट बन जाएंगी। ओके, अब डियर फ्रेंड्स, इसका मकसद क्या होता है और इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको रिपीट किया
दिस इज द लास्ट चांस फॉर ऑल यू गाइस टू क्लियर योर कंसेप्ट। ये काम कैसे हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि डियर फ्रेंड्स, डायकाइनेसिस के अंदर जो सेंट्रियूल्स है, अब वो जो पेयर सेंट्रियूल एक को बोलते हैं, और जब पेयर ऑफ सेंट्रियूल होता है हम उसको नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। ठीक है, जो हमारे पास पेयर ऑफ सेंट्रियूल होता है उसको क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं दिस वन इज नोन एज अ सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। अब ये जो सेंट्रोसोम है, इनफैक्ट जो क्या चीज़ है, सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियूल्स होंगे और वो जो दो सेंट्रियूल्स होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक ये सेंट्रियूल आ गया आपके पास और दूसरा जो सेंट्रियूल है वो डियर फ्रेंड्स ये आ गया। ठीक है, एक सेंट्रियूल्स अगेन ये आ गया, दूसरा सेंट्रियूल ये वाला आ गया। तो देखिए दोनों सेंट्रियूल्स एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। ये एक सेंट्रोसोम इस साइड पे चला गया, ये दूसरी साइड पे चला गया। अब इधर वाली साइड से यहाँ से कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, जो कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। उनको हम नाम देंगे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का, या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दे देंगे। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका काम ये होता है कि ये आपके जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उनको बाइंड करके रखता है, बांध कर रखता है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। कौन सी चीज़, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसको बेटा एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं, इसको एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ स्टार शेप। ये एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रल, एस्ट्रल, TRAL। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का इसको नाम देते हैं। चलें जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या हो गया, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए। अब दूसरे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो इधर वाली साइड्स पर ओरिजिनेट हो जाएंगे। अब वो बनेंगे कैसे, किस प्रोटीन्स के मिलने से बनना है, वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। आपने कहना है कि दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर बनने वाले हैं। एक जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे जो कि जाके अटैच हो जाएंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया पर। क्रोमोसोम्स के किस एरिया पे जाके अटैच होंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया, यानी कि दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द पी आर्म एंड क्यू आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब कि आपके पास जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर देखें, क्रोमोसोम में थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये आ गया डियर फ्रेंड्स एक आर्म जिसको पी आर्म कहेंगे, और ये हमारे पास आ गए क्यू आर्म जो कि साइज में बड़ा है, बड़े वाला आर्म क्यू आर्म। अब क्योंकि एस फेस हो गया तो इसका कॉपी यहाँ पे बन चुकी और इसकी कॉपी इधर बन चुकी। अब ये क्रोमोसोम की शेप आ गई आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, अब डियर फ्रेंड्स ये जो रीजन है दिस वन, इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। इस रीजन के ऊपर ना एक स्पेशल किस्म की ऐसे प्रोटीन की एक प्लेट होती है, क्या होती है, प्रोटीन प्लेट होती है इस स्पेशल रीजन के ऊपर। अब डियर फ्रेंड्स ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसके ऊपर स्पेशल किस्म की प्रोटीन की प्लेट, इस प्लेट को हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम देंगे काइनेटोकोर। क्या नाम देंगे, काइनेटोकोर का नाम दे देंगे। है ये क्या चीज़ है, दिस वन इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन की प्लेट होगी जिसे क्या नाम देंगे, काइनेटोकोर का नाम देंगे। अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि मिलके बनते हैं दो चीज़ों से, एक तो वहाँ पे जिसका रोल होगा डेट विल बी अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या चीज़, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि मिलके बनते हैं ट्यूब्यूलन प्रोटीन से, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। साथ में एक और चीज़ जो आपने कभी भी नहीं भूलनी, उससे एमसीक्यूज बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, वो होती है हमारे पास ट्रेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस ट्रेसिस ऑफ आरएनए के मिलने से क्या बन जाएंगे, आपके पास स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो जाएंगे। दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स होंगे,
काइनेटोकोर एंड नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो कि जाके अटैच्ड हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर, किस जगह पर, किस प्लेट के ऊपर, काइनेटो के पॉइंट पर। अब यहाँ से निकले, ये निकल कर यहाँ पर इस क्रोमोसोम से अटैच हुआ, ये इधर अटैच हो गया, ये इधर अटैच हो गया, यहाँ से निकला इधर आ गया, ये इधर अटैच है, ये इधर आके अटैच हो गया। ठीक है। अब कुछ ऐसे होंगे बेटा जो फ्रीली ऐसे मूव कर रहे होंगे सेल के अंदर, आज़ाद आना, जो किसी भी क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, और सम टाइम तो वो लेंथ वाइज इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि वो आपस में अटैच हो जाते हैं। और उनको क्या नाम देंगे? उनको हम नाम दे देंगे कि वो हमारे पास फ्री माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, फ्री स्पिंडल फाइबर्स होंगे, या फिर नॉन काइनेटोकोर, उनको आप स्पिंडल फाइबर्स का नेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेटाफेज वाला फंक्शन है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। मेटाफेज समझ में आ गया आपको डियर फ्रेंड्स? तो मेटाफेज का जो काम होता है वो यहाँ तक होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताना अभी बाकी है। वो क्या होता है? अगर बेटा हम मेटाफेज की बात करें तो हमने कहा कि मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट होती है। अब इस अलाइनमेंट के अंदर एक प्रोटीन जो है उसका रोल होता है, यानी कि आप प्रोटीन, एक प्रोटीन जो कि क्या करती है, इस अलाइनमेंट को परफॉर्म करती है। और यही जो प्रोटीन है, यही जो प्रोटीन होगी जो कि क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट करेगी, वो प्रोटीन एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम क्या होता है? साइक्लिन बी। क्या नेम होगा? साइक्लिन बी। अब इस साइक्लिन प्रोटीन जो बी होती है, इसका काम क्या होता है डियर फ्रेंड्स? साइक्लिन बी प्रोटीन का काम ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स है ना, जो कि मैंने कहा था कि अभी भी आखिर वाले एक पॉइंट पर ऐसे अटैच हैं, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो डिसोल्व हो गया उनके अंदर, लेकिन अभी भी वो एक जगह पे लिंक है, वो आखिरी वाला रीजन बचा हुआ है। अब ये जो साइक्लिन बी होता है ना, उसका काम ये होता है कि वो ना इन आखिरी वाले रीजन्स को बहुत जल्दी डिसोल्व कर देता है। लेकिन वो प्रोटीन जो क्रोमोसोम्स को अलाइनमेंट करवाती है, एक लाइन में रखती है, वो इस साइक्लिन जो बी है उस प्रोटीन को प्रिवेंट करती है कि वो इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट ना करे, और ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ बंधे रहें, और ये तभी सेपरेट हों जब स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाए और वो इनको अपने रीजन्स की जानिब खींचना शुरू कर दें। इज दैट क्लियर? मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक प्रोटीन जिसका काम ये होता है कि वो क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट करवाती है, उसको सेंटर में बांध के रखती है ताकि क्रोमोसोम इधर उधर भाग ना जाएं। अब उस प्रोटीन, वो प्रोटीन एक और प्रोटीन को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। और ये जो साइक्लिन बी प्रोटीन है, साइक्लिन बी प्रोटीन क्या करती है? डी जनरेशन करती है, उन दोनों क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर है उसको क्या करती है? अलग करती है, अलग कर देगी। ये आखिरी वाले जो पॉइंट्स हैं केज मेटा, इन आखिरी वाले पॉइंट्स से क्या कर सकती है? उनको अलग कर सकती है। डैट्स वाई वो प्रोटीन इस साइक्लिन बी को प्रिवेंट्स करेगी। सपोज डैट, फर्ज करें अगर आपके पास ये जो साइक्लिन बी है, अगर ये अपना काम कर दे, तो सपोज डैट अगर हमारे पास वो जो प्रोटीन है वो उस अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रही जो जिसने अलाइनमेंट करवाया, तो वो साइक्लिन बी को प्रिवेंट नहीं कर पाई, तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स? साइक्लिन बी के वर्किंग की वजह से एक नई कंडीशन जनरेट हो जाएगी जिसको हम क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज एनियोप्लॉइड्स। क्या नाम दे देंगे? एनियोप्लॉइड्स का नाम दे देंगे। एनियोप्लॉइड्स यानी कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ के अंदर क्रोमोसोम्स के चले जाएंगे, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स डाउन सिंड्रोम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, या और जो सिंड्रोम्स हैं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सीवियर हो सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो एनियोप्लॉइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जिसके नतीजे में आपको इस तरह की कंडीशन को फेस करने का सामना करना पड़ सकता है। इज डेट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको डियर फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं फाइनली अगले फेज की जानिब। वो है आपके पास डियर फ्रेंड्स एनाफेज। एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 बहुत ही क्रिटिकल फेज रहता है, हर लिहाज से माइटोसिस के अंदर भी होता है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्रोमोसोम्स के सेपरेशन होनी है, लेकिन ये माइटोसिस के एनाफेज से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने अलग होना, और माइटोसिस के अंदर होमोलोगस का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो हम कहेंगे
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि पेयरिंग ऑफ जो क्रोमोसोम हुई है सेंटर के अंदर, उनको अब अलग होना है। देखिए ज़रा डायग्राम को, क्रोमोसोम्स आखिरी वाले एक पॉइंट पर अटैच हैं, बाकी वो अलग हो चुके हैं, और इधर वाले साइड्स पर आके क्या अटैच हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स, इनके साथ अटैच हो चुके हैं स्पिंडल फाइबर्स, जिसको नाम देंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे अटैच है। सपोज करें ये एक क्रोमोसोम है और इधर से ये क्रोमोसोम है, ये आइडेंटिकल थे, ये ऐसे बीच में अलाइनमेंट होगी। अब इधर से ये देखें स्पिंडल फाइबर आया, इधर से स्पिंडल फाइबर ने इसको इधर से पकड़ा, इधर से इधर पकड़ा, अभी भी वो ऐसे एंड वाले पॉइंट पे अटैच है। तो इधर को जब स्पिंडल फाइबर इनको अपने रीजन्स पे खींचेंगे, तो रीजन्स पर खींचने से क्या होगा, ये आखिरी वाला जो अटैचमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, इस तरह से सेपरेट हो जाएगी, और ये क्रोमोसोम इधर चला गया और इसी क्रोमोसोम की आइडेंटिकल कॉपी इधर चली गई। तो यानी कि कौन से क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, आपके पास होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्या हो चुकी है, आपने कहना है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो चुकी है। क्या हो गई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो चुकी है। तो हम इस डायग्राम को इस तरह से शो कर सकते हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो गई। तो इस वक्त मैं अब ये सेंट्रियोल्स को सही से नहीं बना रहा हूँ, अब सब समझ जाएं कि सेंट्रियोल्स किस शेप में असल में होते हैं। ओके, ये 6 क्रोमोसोम थे, ये 1, ये आ गया 2 और ये आ गए 3। ठीक है, इन 3 क्रोमोसोम्स को इस जानिब खींच के लाने का काम था इनका, काइनेटोकोर्स सेंट्रियोल्स का। इसी तरह से इधर वाली साइड पर भी 3, 1 2 और ये आ गया 3। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया एनाफेज। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट की, डेट इज अ टीलोफेज। डियर फ्रेंड्स, जो टीलोफेज 1 होता है, टीलोफेज 1 में क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और ये फेज असल में रिवर्स होता है प्रोफेज का। इट इज एक्चुअल द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। डियर फ्रेंड्स, प्रोफेज 1 का रिवर्स नहीं कह रहा हूँ, ये असल में जो माइटोसिस का प्रोफेज होता है उसका रिवर्स होगा, या फिर अगर मियोसिस की बात करोगे तो मियोसिस के प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस वाला जो स्टेज है उसका रिवर्स है। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ओरिजिनेट हो जाएगी, न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स वो बन जाएगी, और दूसरी यहाँ पर शर्त ये रहने वाली है, आपके पास जब न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगी तो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे दोबारा, किसके अंदर, क्रोमाटिन के अंदर चेंज हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड हो चुका होता है, तो साइटोप्लाज्म दोबारा से उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी, आपके पास टीलोफेज 1 में होंगी, जिसके नतीजे में हमारे पास बेटा जो कैरियोकाइनेसिस 1 है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फाइनली एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बन चुके होते हैं, 2 न्यूक्लियस बन चुके होते हैं। लेकिन अभी भी एक मेन चीज़ बाकी है, डेट इज़ द साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास 2 सेल्स बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अब आ गया मेन स्टेज साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस में आपको 2 चीज़ें समझनी है। मैं क्योंकि आपको पीजीसीस करवा रहा हूँ, तो पीजीसीस में वो तो एक एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मियोसिस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एनिमल सेल में ही हो, वो प्लांट्स में भी हो सकती है, ठीक है। प्लांट्स में मियोसिस कहाँ पर होगी, प्लांट्स में अगर बात करो तो प्लांट्स में मियोसिस का कॉन्सेप्ट तब आपने लेके आना है जब वहाँ पर स्पोर फार्मेशन हो रही है। प्लांट्स के अंदर मियोसिस होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, होगी। कब होगी, जब वहाँ पर स्पोर फार्मेशन होगी। लेकिन वहाँ पर जो गैमेट फार्मेशन है वो माइटोसिस से होगी। लेकिन एनिमल के अंदर कब होगी, एनिमल्स में आपने कहना तभी होगी जब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपने नहीं भूलना। इज दैट क्लियर? अब प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होती है, तो हम उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंट कैसे होती है।
डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट की बात करें ना, तो प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो असल में थोड़े उसके अंदर ना एक ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है। और यहाँ से एक बहुत ज़रूरी एमसीक्यूज बनता है। एमडी कैट का एमसीक्यूज बनेगा, एनएमडी कैट का, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अब वो एमसीक्यूज बनेगा का क्या, देखें जरा। डियर फ्रेंड्स, ये प्लांट सेल के बाहर वाली साइड पर सेल वॉल और उसके अंदर वाली साइड पर सेल मेम्ब्रेन और दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, जैसा कि हमने टीलोफेज 1 में देख चुके हैं। एक न्यूक्लियस इस साइड पर आ गया, ये उसका क्रोमाटिन, और ये न्यूक्लियस दूसरी साइड पर, ये उसका क्रोमाटिन। और बीच में यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। डियर फ्रेंड्स, इस जैसे टीलोफेज 1 एंड होता है ना, या स्टार्ट होता है, टीलोफेज 1 स्टार्ट होता है, एनाफेज 1 एंड होता है, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनेली होती है। उस ऑर्गेनेली का नेम होता है गोल्जी अपरेटस। क्या होता है, गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस को के पास मैसेज आता है, गोल्जी अपरेटस के पास मैसेज पहुंच जाता है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है डियर फ्रेंड्स, वो गोल्जी वेसिकल्स बनाना शुरू कर देता है। और ये जो गोल्जी वेसिकल्स होती हैं, ये सेल के सेंटर से इकट्ठा होना शुरू होती हैं और बाहर की जानिब ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। सेंटर से इकट्ठा होना शुरू होंगी और बाहर वाली साइड पर बढ़ती चली जाएंगी, और फाइनली ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ जाती हैं और आपस में अटैच होके एक डीप वॉल बना देती हैं इस तरह से। ये देखिए, डीप वॉल बन गया। समझ आ गई बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम कहेंगे कि आपके पास जो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल है, उसको हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ फ्रैगमोप्लास्ट। क्या नाम देंगे, फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन का हम उसको नाम दे देंगे। और ये कैसे होगी, यहाँ पर एक ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है जिसका नाम गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस गोल्जी वेसिकल्स बनाएंगे जो सेल के सेंटर से इकट्ठा होना शुरू होंगे और बाहर की जानिब बढ़ते चली जाएंगी। यानी कि ये जो डिवीजन होगी, ये डिवीजन होगी किस तरफ, आपने कहना है इनसाइड टू आउटसाइड। ये एमसीक्यूज है, किस तरफ होगी, इनसाइड टू आउटसाइड, ये कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर बेटा यहाँ पर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में चूंकि सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है ये कोई और हैंडल करेगा। अब और कौन सी स्ट्रक्चर हैंडल करेगी वो मैं आपको बताता हूँ डियर फ्रेंड्स। उसमें जो मेन रोल होगा आपके पास, वो होगा आपका साइटोस्केलेटन। ठीक है, कौन सा होगा, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते। साइटोस्केलेटन जो सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब कौन सा वो साइटोस्केलेटन है जो पाया जाता है, वो आपने कहना है कि वो माइक्रोफिलामेंट होगा। तो माइक्रोफिलामेंट यहाँ पर करीब करीब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर डियर फ्रेंड्स दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो दो न्यूक्लियस के बनने के बाद, दो न्यूक्लियस के बनने के बाद ये वाले जो बेटा आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स होंगे, माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट डियर फ्रेंड्स यहाँ से टूटने शुरू हो जाएंगे। ऐसे जब माइक्रोफिलामेंट टूटने शुरू हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट आपके पास ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर के जानिब इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे, इज दैट क्लियर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल उसको कहते क्या हैं, आपने कहना दिस वन इज नोन एज वेरी सिंपल, उसको हम नाम देंगे क्लीवेज फ्लो का। अगर आपसे पूछा जाए क्लीवेज फ्लो में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, अगर ऑप्शन में आपके पास साइटोस्केलेटन है तो उसको पिक करिए, अगर नहीं है तो फिर सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है आपके पास दैट इज़ अ माइक्रोफिलामेंट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सिर्फ वही चीज़ पाई जाती है और वही इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और फाइनली इस तरह से आपस में मिलेंगे और मिलने से दो सेल्स बन जाएंगे, दो एनिमल डॉटर सेल बन गए, और आपके पास एक सेल से कितने सेल बन चुके हैं, दो सेल्स बन चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो मियोसिस 1 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डियर फ्रेंड्स, ये सेल्स जो कि मियोसिस 1 से बने हैं, ये वाला सेल जो होगा ये भी चला जाएगा एक थोड़े से रेस्ट के लिए, ये भी थोड़े से रेस्ट के लिए चला जाएगा। अब ये जिन फेजेस में जाएंगे थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और वो जो फेजेस होंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। उनको हम नाम देंगे, एक स्पेशल नेम हम उनको कहेंगे इंटरकाइनेसिस का। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन की ये रहती है कि शायद जो इंटरकाइनेसिस है वो इंटरफेस का ही नाम है। तो मैं आपको क्लियर करवा दूं बेटा, इंटरफेस जो है वो और चीज़ है, क्योंकि इंटरफेस में आपके पास G1 फेज़ होता है, G2 फेज़ है, S फेज़ होता है।
लेकिन इंटरकाइनेसिस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इंटरकाइनेसिस के अंदर कोई एस फेज़ नहीं है, कोई G2 फेज़ नहीं है, कोई कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही, यानी कि वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो डुप्लीकेशन वगैरह है वो भी नहीं हो रही। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है यहाँ पर इंटरफेस इज टोटली डिफरेंट बिटवीन द इंटरकाइनेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मियोसिस 2 के बारे में। मियोसिस 2 को हम अगर इसके डिस्कस करते हैं तो इसके बारे में पहला कॉन्सेप्ट मैं यही कहता हूँ कि इट इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन या इक्वेटोरियल डिवीजन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। जैसे माइटोसिस है बेटा, सेम 100% उसी तरह से क्या होगी, मियोसिस होगी। तो ये चीज़ तो आपने भूलनी नहीं है। अगर हम मियोसिस 2 की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 में पहला स्टेज आप जानते हैं कि क्या रहने वाला है, प्रोफेज 2। जैसे जैसे माइटोसिस के प्रोफेज में हुआ था वैसे वैसे आपने बोलते जाना कि माइटोसिस में प्रोफेज 2 में होता है भाई, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बन जाते हैं क्रोमाटिन से। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस्ड हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाएगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ठीक है, क्रोमाटिन टूटेगा, क्रोमाटिन के टूटने से क्रोमाटिन मिलेगा, सॉरी, उसके मिलने से क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम बन जाएंगे तो बेटा क्या होगा, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगी वो टूट जाएगी, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक होगी तो क्रोमोसोम्स किधर आ जाएंगे, क्रोमोसोम आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में। जब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, विस्कस होता चला जाएगा, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंट फिनोमिना होता है प्रोफेज का। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर तो हमें सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं और हम कहते हैं जो सेंट्रियोल्स होते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, वो सेल की ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, प्लांट सेल्स के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सेंट्रियोल्स कोई किनारे पे नहीं जा रहे, पूल रीजन पे नहीं जा रहे। लेकिन जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पर इसमें लिखना पड़ेगा कि आपको जो सेंट्रियोल्स होंगे वो किधर चले जाएंगे, आपने कहना है वो पूल रीजन पे चले गए। सेंट्रियोल्स किधर चले गए, पूल ऑफ सेल पर चले गए। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या होगा, आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये आपके पास आ गया एनिमल सेल। मैं ज़रा इसको क्विकली कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ ऐसे, और ये आ गया डियर फ्रेंड्स अब बीच में क्रोमोसोम्स, ऐसे 3 आ गए थे ना, 6 थे टोटल मैंने बनाए लास्ट टाइम आपको जब दिखा रहा था। तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा, ये प्लांट सेल के अंदर ऑटोमेटिकली जो पूल वाला हिस्सा होगा ना, पूल वाले हिस्से से साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर ना पूल वाले हिस्से से ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेवलप करना शुरू कर देती हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि आके यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाती हैं ऐसे, जिसके नतीजे में जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी सेपरेशन हो जाती है। ये आ गया किस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के अंदर देखिए ऑटोमेटिकली ओरिजिनेट हो रही हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होगा, एनिमल सेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। एनिमल सेल के अंदर चूंकि हम जानते हैं कि एनिमल सेल में पूल रीजन पे इधर वाली साइड पर भी सेंट्रियोल है, इधर वाली साइड पर भी है, फिर मैंने वो पोलर एस्ट्रल का बताया था, और फिर मैंने आपको काइनेटोकोर का बताया। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स वहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये आ गया तीसरा क्रोमोसोम, इधर से निकला, इधर वाली साइड पे आके आ गया, इधर वाली साइड पे आ गया, इधर वाली साइड पे ऐसे अटैच हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, एक और यहाँ पर बात गौर करने की है, प्रोफेज के बाद जो दूसरा फेज है हम उसको कहेंगे मेटाफेज 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पर मेटाफेज 2 में मुझे आप खुद बताइए कितनी प्लेट बनेंगी। पहली बात हम कहेंगे मेटाफेज 2 क्योंकि माइटोसिस की तरह से सिर्फ एक प्लेट बनेगी। और फिर हम ये कहेंगे कि जिस तरह से डियर फ्रेंड्स माइटोसिस के मेटाफेज में एक क्रोमोसोम से या एक सेंट्रोमेयर पर
कितने स्पिंडल फाइबर रहते हैं? एक सेंट्रोमियर पर माइटोसिस में कितने स्पिंडल फाइबर रहेंगे? 2 स्पिंडल फाइबर रहते हैं। लेकिन पीछे जब मेटाफेज 1 की बात की थी तो वहाँ पर एक सेंट्रोमियर पर एक स्पिंडल फाइबर था, यहाँ पर 2 आ गए हैं। देखिए एक आपके पास सेंट्रोमियर है, एक स्पिंडल फाइबर इधर से है, एक स्पिंडल फाइबर इधर से अटैच है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर आपने कहना है कि सिंगल मेटाफेज प्लेट बनेगी, सिंगल मेटाफेज प्लेट बनेगी। डियर फ्रेंड्स, जो मिस्टेक है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेटाफेज 1 में हो या एनाफेज 1 में हो, वो कहीं पर भी हो सकती है। यानी कि हमने कहा था कि जो सेपरेशन होती है, सेपरेशन के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त फेज होता है, एनाफेज का नाम देते हैं हम उसको, और हम कहते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है वो इधर होती है। सेपरेशन इधर ही होगी, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है वो मेटाफेज में होती है। तो आप याद रखिए डियर फ्रेंड्स, जो सिंड्रोम प्रोड्यूस होंगे मियोसिस में गलती की वजह से, वो ज़रूरी नहीं है कि मियोसिस 1 में हो, वो मियोसिस 2 में गलती की वजह से भी हो सकती हैं। अब देखिए ज़रा, ये आपके पास एक क्रोमाटिड, ये आ गया दूसरा क्रोमाटिड, दोनों क्रोमाटिड मिले तो एक क्रोमोसोम बना। जब डियर फ्रेंड्स ये क्रोमोसोम एस फेज से गुजरा था तो मैंने कहा था इनकी कॉपी बन गई, यानी कि इस क्रोमाटिड की कॉपी इधर बन गई और इस क्रोमाटिड की कॉपी इधर बन गई। अब आपको जो क्रोमोसोम है वो इस शेप के अंदर दिखाई दे रहा है। ये एक क्रोमाटिड है क्योंकि सेम है, और ये नीचे वाला भी एक क्रोमाटिड है क्योंकि ये भी सेम है। अब इधर से आया स्पिंडल फाइबर इधर अटैच है, इधर से स्पिंडल फाइबर आया इधर अटैच है। तो डियर फ्रेंड्स, जब इनकी सेपरेशन होगी तो देखें एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, उसी क्रोमोसोम की जो कॉपी होगी वो इधर वाली साइड पे चली जाएगी। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपने कहना है कि एनाफेज 1 में एक क्रोमोसोम मैं एक साइड पे भेजूंगा और उसी की कॉपी दूसरी साइड पर। ये देखें इधर आ गया, नहीं ऐसे नहीं बेटा, ये एक क्रोमोसोम इधर आ गया इस तरह से, ये उसका सेंट्रोमियर और ये उसका दूसरा जो साइड है वो इधर चला गया। फिर एक क्रोमोसोम इधर आ गया, दूसरा इधर चला गया, इसी तरह से ये डियर फ्रेंड इधर आ गया और इसी की जो कॉपी है वो इधर वाली साइड पे जा चुकी है। तो आपने इस तरह से कहना है कि अब देखिए क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। 3 क्रोमोसोम इधर वाली साइड पे हैं, 3 ही क्रोमोसोम दूसरी साइड पे हैं, और जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त भी 3 ही थे। समझ आ गई बात? तो फाइनली आपके पास यहाँ पर अगेन यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इस तरह से एनाफेज 1 एनाफेज 2 स्टार्ट होगा, जिसके नतीजे में आपके पास एनाफेज 2 के ख़त्म होने के बाद कौन सा स्टेज स्टार्ट होगा? टीलोफेज 2। और फाइनली आपके पास ये डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद आपके पास जो कैरियोकाइनेसिस 2 है वो प्रोसीजर कंप्लीट होगा। उस प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद हम कहेंगे एक और स्पेशल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, जो कि पीछे भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होगी क्लीवेज फ्लो में, वहाँ पर माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें रिपीट करनी है, जिसके नतीजे में आपके पास जो एक सेल होगा, एक सेल से फाइनली कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे। तो जब 4 सेल्स बन जाएंगे तो हम कहेंगे एक ऐसे सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, और हर डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होंगे। उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसे हम नाम दे देंगे मियोसिस का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका जो मियोसिस है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि मियोसिस में असल में जो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं उनमें वेरिएशंस कैसे होती हैं। ठीक है, वेरिएशंस की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस इसलिए आती हैं क्योंकि पहली बात यहाँ पर असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, और दूसरी बात यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। दोनों के नतीजे में क्या आएंगी? वेरिएशंस। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में पहली बात न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इस वजह से वेरिएशंस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजेस आती हैं। और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर हम बात करें तो असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम होती है। असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, असॉर्टमेंट आपने पढ़ा होगा एक लॉ मेंडल्स का, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस पेयर होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जो होमोलोगस हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, तो उस वजह से भी क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। और एक आखिरी एमसीक्यू डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि वो क्या होता है कि आपके पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल आपके पास 46 क्रोमोसोम हैं, और 46 क्रोमोसोम हम कहते हैं कि वो कितने पेयर्स बनाते हैं? 23 बनाते हैं, क्योंकि हर सेल के अंदर जो 2 क्रोमोसोम है वो एक जैसे मिल रहे होते हैं। यानी कि जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने बनते हैं? वो 23 होते हैं, राइट? क्योंकि 23 तो बिल्कुल 23 की तरह के होंगे ना,
क्योंकि वो होमोलोगस होते हैं। तो असल में जो कितने क्रोमोसोम है, यानी कि ह्यूमन जीनोम कितने क्रोमोसोम्स तक महदूद रहता है, 23 क्रोमोसोम्स तक महदूद रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इससे, तो आपने कहना है कि आपने सिंपल क्या कहना है, आपने कहना है 2⁻23। तो हमारा जो जीनोम है वो 23 क्रोमोसोम्स तक महदूद है। इसी वजह से जीनोम होता क्या है, जीनोम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स आपके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आपके तमाम जीन्स को कवर करते हैं या तमाम जीन्स को रखते हैं, उसे क्या कहेंगे, जीनोम का नाम देते हैं। क्योंकि हमारे जो जीन्स हैं वो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स में आ सकते हैं, होते भी हैं। इसी वजह से ये हमारा जीनोम के क्रोमोसोम है। इसी वजह से आपने ये ऊपर लिखा 2⁻23, और इसका मतलब होता है तकरीबन 10 मिलियन के करीब करीब कॉम्बिनेशन। तो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर तकरीबन कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आपने कहना है नियरली 10 मिलियंस नियरली करीब करीब इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो मियोसिस है वो कंप्लीट हो गया। होप सो अगर आपने ये लेक्चर आंखें खोलकर और कानों पे फोकस करके सुना है, देखा है, तो आपको ये कंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए साथ रहेगा। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है गैमेट मैचुरेशन वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर थोड़ी देर के बाद।